हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, और इसके लिए पार्ट नंबर 8 है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको। तो इसी सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करने की एक जो है चल रही है अपनी। तो कंटिन्यूटी देते हैं इस सीरीज़ को। पार्ट नंबर 8 में आपका स्वागत है। और इस पार्ट में हम जो है 351 से लेके 400 तक अपने ईडियम्स को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, कैप इन हैंड का मतलब क्या होता है कि आप जो कैप होता है, जैसे हमारा जो स्टेट है हरियाणा, यहाँ पे पगड़ी होता है। सिख जो अपना धर्म है, इसमें भी जो है पगड़ी होती है, एक है ना, पग बोलते हैं जिसको पंजाबी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से जो कैप इन हैंड होता है, तो कैप जो होती है ना, वो एक रिस्पेक्ट का एक ऑनर जो है मानी जाती है। तो उसको एक सम्मानजनक तरीके से या सम्मान देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैप इन हैंड का मतलब कुछ उसी से मिलता जुलता रहता है, जिसमें सम्मान की बात आती है, जिसमें जो है रिस्पेक्ट की बात आती है। कैपिटल पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? डेथ सेंटेंस मतलब मृत्यु दंड से रिलेट जो है इसको किया गया है ना। उसके बाद कैरी ऑन को जो है कहा जाता है कि कंटिन्यू रखना, टू कंटिन्यू एनीथिंग या एनी सीरीज या जो भी आप कहो, है ना। उसके बाद है कैरी आउट होता है कंप्लीट समथिंग या फिर एग्जीक्यूट। मतलब क्या है कि कैरी आउट का मतलब, कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, कोई चीज़ जो है स्टार्ट करके उसको कंटिन्यूटी देना। बट कैरी आउट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर दिया आपने और उसको कैरी ऑन भी किया हुआ है, बट कैरी आउट का मतलब क्या हो जाता है कि उस चीज़ को आपने क्या किया, एक अंतिम छोर तक पहुंचाया, जो है क्या किया, उसको कंप्लीट भी एक तरीके से किया। तो उस समय पे हम कैरी आउट जो अपने ईडियम का यूज़ करते हैं। कैरी द बेल कैरी द बेल का मतलब क्या होता है? बी इन चार्ज। मतलब क्या है कि आप जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, है ना, किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए आप जो है क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। कैरी द बेल। या फिर ये कह सकते हो आप लोग कि जो बेल बजाना होता है या बेल जो होती है, वो एक जिम्मेदारी का काम होती है ना। तो जैसे अगर आप क्रिकेट वगैरह को फॉलो करते हो, फुटबॉल वगैरह को फॉलो करते हो, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो लेजेंड्स जो होते हैं पर्टिकुलर किसी भी गेम के, उनसे कोई जो है कहीं कहीं पे कोई प्रथा होती है। जैसे मैंने देखा था कि लॉर्ड्स जो है ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड के अंदर, तो वहाँ पे बेल बजा के जो है वहाँ पे गेम को स्टार्ट करवाया जाता है। कुछ इस तरीके की वहाँ पे प्रथा है, तो वो एक कस्टम है, रीति रिवाज है वहाँ का ना। तो कैरी द बेल का मतलब होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? इम्पोर्टेंट प्लेयर्स को या लेजेंड्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे दी जाती है। ओके। उसके बाद कैरी द कैन, ये जो है ईडियम काफ़ी पुराना है। कैरी द कैन, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये ब्रिटिश जो सेना है उससे रिलेटेड जो है ईडियम रहा है एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में। और इसका मतलब ये था कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबल होना किसी भी काम के लिए ना। ये जैसे वो एक हिंदी में ईडियम है ना, अ, लेना ना देना, गिलास तोड़ा बारह, कुछ इस तरीके का कुछ है ना, वो ईडियम है हिंदी में, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, मुझे करेक्ट कर देना आप लोग कमेंट बॉक्स में। वो वाली चीज़ इससे मेल जोल खाती है, बट ये ब्रिटिश जो है वहाँ से आया है। ब्रिटिशर्स जो सेना होती थी पुराने समय में, वहाँ से निकला हुआ ये जो है ईडियम है। टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिस एंडेमर। कहने का मतलब क्या है कि मिस डैमेनियर, सॉरी फॉर रोंग प्रोनाउंसिएशन। कहने का मतलब क्या है कि गलती की जिम्मेदारी लेना। अब कोई भी गलती हो गई और वो गलती जो है आपके ऊपर आ गई, तो वो क्या हो गया? कैरी द कैन हो गया। ओके। कैरी द डे क्या होता है? कैरी द डे मतलब दिन आपका है एक तरीके से, और बड़ा अच्छा चल रहा है, तो विन अ विक्ट्री, आपकी जीत हो रही है, आज का दिन मतलब अच्छा है, कैरी द डे है ना। जैसे मान लो खेल में अच्छा दिन हो सकता है आपका, है ना। तो ये वाली चीज़ जो है देखी जाती है। कैरी वेट, बी इम्पोर्टेंट वही फिर महत्वपूर्ण होना, रिस्पॉन्सिबल होना किसी चीज़ के लिए। कैरी कर्व आउट ए निश, इसको निश प्रोनाउंस करते हैं। और निश जो क्या होता है? पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के ऊपर काम करना। ओके। जैसे आप अपने स्किल आईक्यू का निश पूछोगे कि आपके यूट्यूब चैनल का या आपका जो स्किल आईक्यू जो है आपका, उसका निश क्या है, तो उसका निश क्या है? एजुकेशन है। तो हम लोग एजुकेशनल
जो कंटेंट है वो बनाते हैं ना, तो ये निश जो है ये चीज़ होती है। बट यहाँ पे क्या है, कैरी आउट अ निश का मतलब क्या होता है, डेवलप्ड ए स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ, मतलब अपने लिए है ना एक जो है एक क्या करना, एक जो है एस्टेब्लिश करना अपने आप को, स्थापित करना अपने आप को फॉर पर्टिकुलर पोजीशन, या फिर एक विशिष्ट स्थान के लिए अपने आप को क्या करना, स्थापित करना, या अपने आप को कैपेबल बनाना फॉर सम पोजीशन या सर्टेन पोजीशन। कैश स्ट्रैप्ड, स्ट्रैप्ड क्या होता है, स्ट्रैप्ड होता है बहुत ज़्यादा तंग, मतलब एक तरीके से है ना। तो कैश स्ट्रैप्ड, कैश स्ट्रैप्ड का मतलब कैश मतलब पैसे से रिलेटेड, स्ट्रैप्ड मतलब तंगी, मतलब पैसे से रिलेटेड जो है तंगी, जो है आप क्या हो, परेशान हो एक तरीके से, है ना। यही सेम मतलब जो है आप इसका कह सकते हो इम्पावराइज्ड का, इम्पावराइज्ड मतलब रिलेटेड टू पावर्टी या फिर दरिद्रता, जिसमें आपके पास मतलब क्या है, एक तरीके से पैसा आपके पास नहीं है। अगर आप इन वर्ड्स के ऊपर पर्टिकुलर जो है वर्ड्स के ऊपर जाओगे, वो कैब के हिसाब से जाओगे, तो स्ट्रैप्ड और जो इम्पावराइज्ड जो होते हैं, दोनों के दोनों एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और दोनों का सेम मतलब होता है, एक दूसरे के लिए सिनोनिम्स के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कास्ट अ स्लूर अपॉन, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है स्लूर, है ना, इसका मतलब होता है कलंक, या फिर आप बोल सकते हो लालछन बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, लांछन भी बोल देते हैं, लांछन होता है वैसे ये लांछन, ठीक है, ये वाला वर्ड होता है, ये नहीं होता है। तो लांछन मतलब कास्ट ए स्लूर अपॉन मतलब डैमेज्ड, एक तरीके से आप क्या करना, किसी की जो है बदनामी एक तरीके से हो, वहाँ पे आप कास्ट ए स्लूर जो है इडियम का यूज़ करते हैं। कास्ट ए साइड का मतलब क्या होता है, टू रिजेक्ट, मतलब उसको क्या कर दिया, एक तरीके से बेकार समझ के एक साइड जो है उसको कर दिया गया, उसको जो है मेन स्ट्रीम में नहीं लिया गया। ओके, उसके बाद क्या है, कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से आप लोग ये समझो कि ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, मतलब ये है कि ये वाली बात नहीं होती है भैंस के आगे बीन बजाना, है ना, हिंदी में भैंस के आगे बीन बजाना बोलते हैं इसको, कि ऐसे लोगों को जो है ऐसी चीज़ जो है देना जिससे वो लोग डिज़र्व नहीं करते, है ना। लेकिन जो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना, कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यहाँ पे है ना सूअरों से संबंधित एक जो है पहले के टाइम पे एक जो है बात होती थी कि सूअर के आगे मोती फेंकना, ये वाली बात है ना, सूअर के आगे मोती फेंकना, तो उसको क्या क्या करेगा सूअर मोतियों का, उसको पता ही नहीं, उस चीज़ की वैल्यू का ही नहीं पता। तो जिसको जिस चीज़ की वैल्यू का नहीं पता उसको उस पोजीशन पे लेके जाना या उस पोजीशन पे उसको बैठा देना, तो कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन जो है होता है, ठीक है। और हिंदी में इसको भैंस के आगे बीन बजाना बोलते हैं, उसके आगे कितना ही कुछ करे जाओ उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। वैसे दोनों अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं, इंग्लिश वाला कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन अलग सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, भैंस के आगे बीन बजाना अलग सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, बट कहीं ना कहीं इन दोनों का एक दूसरे के प्रति जो है सेम जो है मीनिंग्स में डाल सकते हैं। कैट नैप, वैसे नैप होता है शॉर्ट स्लीप, थोड़े से समय के लिए सोना, तो कैट नैप मतलब जैसे बिल्ली सोती है थोड़े से समय के लिए, तो वो वाली बात, बिल्ली जो कुत्ता होता है, कुत्ता बिल्ली ये इस तरीके के जो अलर्ट मोड में रहने वाले जो पेट एनिमल्स होते हैं ना, वो नैप जो है लेते हैं, मतलब छोटी नींद जो है लेते हैं, वो झट से उठ जाते हैं। टू हैव डिस्टर्ब स्लीप या फिर ब्रीफ जो है स्लीप, आप इसका ब्रीफ स्लीप रखेंगे तो ज़्यादा जो है फ्रूटफुल रहेगा हमारे लिए, अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद क्या होता है, कैट्स पॉ, पंजे जो है किसके, बिल्ली के, है ना। ए पर्सन यूज्ड एज ए टूल बाय अनदर, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा क्या किया जाना, एक टूल, एक जो है उनके लिए एक साधन के रूप में उनके द्वारा यूज़ किया जाना, मतलब किसी के भी यूज़ में आना, कैट्स पॉ होता है ना, बिल्ली का पंजा। कैट 22, ये जो एंशियंट टाइम में एक जो है क्या होते थे, एक राइटर होते थे एंशियंट टाइम में, और वो उनसे संबंधित जो है ये है, उन्होंने किसी सिचुएशन पे अपने जो उनका जो उपन्यास था, उनका जो नॉवल था, उसमें उन्होंने जो है इसको यूज़ किया था। ओके, कैट 22 को, तो कैट 22 वैसे इनका कैट 22 या कैच, सॉरी कैट नहीं कैच, कैच 22 उनका जो है एक क्या बोलते हैं उसको, नॉवल था उनका, और उस नॉवल में उन्होंने कुछ लिखा था, तो वो नॉवल ही उनका फेमस हो गया था एज ईडियम। तो ये जो है जोसेफ हेलर नाम के एक पर्सन थे, ठीक है, जोसेफ हेलर,
इनका जो है ये एक जो है क्या था, नोवेल था, तो ये फेमस हो गया था। लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है, ए पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर पर्सन कुछ खास नहीं कर सकता। अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज़ इम्पॉसिबल, या फिर एक ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक ऐसी दुखदाई परिस्थिति को भी आप बोल सकते हो, या असमंजस परिस्थिति को भी आप लोग बोल सकते हो, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन जो उस परिस्थिति में फंस गया है, एक तरीके से डायलेमा, असमंजस की स्थिति भी इसको बोल सकते हो आप लोग, जिसमें रिजल्ट्स या सॉल्यूशंस वो पर्टिकुलर पर्सन जो है निकाल नहीं पाता है, तो उस सिचुएशन को भी आप कैच 22 बोल सकते हो। नोट कैट 22, इट्स कैच 22, है ना। कैच ए टार्टर, वैसे जो है कैच ए टार्टर, टार्टर है ना एक मछली का प्रकार है, एक जो है फिश का एक स्पीसीज है, और इस मछली को है ना पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता था, ठीक है ना। इस मछली को पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता था, तो कैच अ टार्टर मतलब एक बलवान बलिष्ठ व्यक्ति से रिलेटेड होता है, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हिंदी में एक इडियम है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट कर सकते हो इसको। टू डील विद ए पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच, मतलब क्या है कि अपने से अपर लेवल के पर्सन के साथ एक तरीके से आप पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि कैच ए टार्टर होता है वो, उसको पकड़ना मुश्किल काम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैच रेड हैंडेड। भाई ये तो जो है वैसे भी पता है, रंगे हाथों पकड़ना किसी को, कोई अपराध या क्राइम करते हुए, है ना, तो किसी को रंगे हाथ पकड़ना। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, किसी व्यक्ति को कोई इलीगल गैर कानूनी अवैध काम करते हुए पकड़ना, कैच रेड हैंडेड होता है। कोट इन द एक्ट ऑफ कॉमिटिंग द क्राइम, मतलब उस समय पे आप किसी को फंसा रहे हो, उस समय पे आप किसी को पकड़ रहे हो जिस समय पे वो क्राइम करते हुए एट मोमेंट जो वो फंस गया है ना। रेड हैंडेड भी वैसे यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, ओके, कैच भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसके साथ। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारा कैच टाइम बाय फोर लोग, कैच टाइम बाय फोर लोग, सीज अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या है कि अवसर का फ़ायदा उठाना, मौके का फ़ायदा उठाना बोलते हैं इसको वैसे, लाभ प्राप्त करना किसी भी मौके का, किसी भी अवसर का, ठीक है। सीज अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी एक इसके लिए आता है ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एक इसके लिए इडियम भी आता है, आगे शायद इस सीरीज़ में आ भी सकता है। कैट्स विस्कर्स, विस्कर्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया हुआ है इसका मीनिंग, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे अगर आप इस सीरीज़ को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं तो। कैट्स विस्कर्स क्या होता है, टू बी हाईली इम्प्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इंसान, विस्कर्स, ओके। उसके बाद चेंज फॉर द बेटर, चेंज फॉर द बेटर मतलब क्या है कि पहले से बेहतर अपने आप को करने के लिए कुछ आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, और इस प्रकार के चेंजेस आपको कई बार करने पड़ते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपने सीनियर्स के प्रति, या आप अपने जो आपके क्या बोल सकते हैं उसको, मान लो आप स्कूल में कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो स्कूल वाले हैं, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स हैं, या वहाँ पे बच्चे हैं, एक अटैचमेंट आपका हो जाता है जो कि स्वाभाविक है, नेचुरल है। बट आपको बेस्ट चेंज के लिए स्कूल को छोड़ना पड़ सकता है, किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ सकता है, तो वो सिचुएशन जो है एक तरीके से क्या होती है, चेंज फॉर द बेटर होती है। बट आप उसको कई बार चेंज नहीं कर पाते, और कई बार आप उसको आसानी से चेंज कर पाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपके वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर रहता है उसके ऊपर भी बहुत हद तक डिपेंड करता होता है। तो चेंज फॉर बेटर का मतलब क्या होता है, एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आना, उसके लिए आप जो है चेंज कर रहे हो, नॉट फॉर पर्टिकुलर मनी या फिर और जो है चीज़ों के लिए। चेंज चेंज हैंड्स का मतलब होता है पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जो है जाना, चेंज हैंड्स होता है। हाथों का बदलना बोल लो, हिंदी अगर प्रॉपर पे जाओगे तो आप, और जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्रॉपर हिंदी आप ईडियम, किसी पर्टिकुलर ईडियम की नहीं कर सकते, उसको समझना ज़रूरी होता है, उसके पीछे रीज़न होते हैं, वो ओरिजिनेट क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर एंड वर्स। अब चैप्टर आप जानते हो, व्याख्या होती है इसकी, इसके बारे में पूरे चैप्टर में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, और वर्स क्या होता है, कविता होती है, इसका डिस्क्रिप्शन हमें बनाना होता है, समझना होता है,
है ना, वो चीज़ हमें करनी होती है। तो चैप्टर एंड वर्स का मतलब क्या होता है, पूरी कंप्लीट जानकारी, प्रोवाइडेड मिनट मिनट डिटेल, मतलब पूरी सटीक जानकारी और इम्पोर्टेंट जानकारी उसके बारे में जानना, चैप्टर एंड वर्स होता है। चार्ली हॉर्स क्या होता है, चार्ली हॉर्स क्या होता है, ये बेसबॉल जो गेम होता है ना, वहाँ से जो है निकला था, और ये एंशियंट टाइम की बात है, बहुत पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने तो समय की बोल नहीं सकता मैं, 50-60 साल पहले की जो है बात हो सकती है, मे बी उससे ज़्यादा साल की हो सकती है, क्योंकि वॉलीबॉल भी बहुत पहले ओरिजिनेट हो चुका था गेम। तो एक जगह पे वॉलीबॉल खेला जा रहा था, तो उस समय पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक क्रैम्प आ गया था, ठीक है, और वो उस क्रैम्प के कारण जो है क्या नहीं हो रहा था, वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा था, वो पर्टिकुलर पर्सन या प्लेयर बोलूँगा उसको। तो उसको क्या हो गया था, एक तरीके से उसको चार्ली हॉर्स बोल दिया किसी ने, ठीक है, लंगड़ा घोड़ा एक तरीके से, कुछ इस तरीके से बोल देते हैं उसको। और क्या हुआ फिर, उसको चार्ली हॉर्स एक तरीके से बोल दिया। तो जब भी किसी को भी वॉलीबॉल गेम में क्रैम्प आ जाता है तो चार्ली हॉर्स उसको कई बार बोल देते हैं। और आपको पता है कि वॉलीबॉल जो है क्या होता है, गेम जो है पैरों की मूवमेंट का भी ज़्यादातर उसमें बहुत रोल रहता है। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर ऐसे गेम में अगर आपको क्रैम्प आती है जिसमें थोड़ा सा पैरों के ऊपर दबाव कम पड़ता है, बाकी के शरीर का आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बट इस गेम में आपको दिक्कत आ जाती है, और बहुत सारे गेमों में भी आती है। बट चार्ली हॉर्स का मतलब आप समझ गए होंगे, वॉलीबॉल से ओरिजिनेट हुआ था, इसका मतलब क्रैम्प होता है, दिक्कत आना पैरों में या हाथों में, एक तरीके से जकड़न आना, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन को पैरों में आई थी, तो उसको चार्ली हॉर्स जो है एक तरीके से बोला गया था। चीज़ रेनबोज, अब आप चेज़ है, सॉरी चीज़ नहीं, चेज़, चेज़ मतलब पकड़ना, रेनबो को पकड़ना। अब पॉसिबल ही नहीं है रेनबो को पकड़ना, क्योंकि वो क्या होता है कि इमेजिनरी अनरियलिस्टिक जो है इमेज होती है, वो एक कुछ समय के लिए फॉर्मेशन होती है उसकी, है ना, तो उसके बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। जैसे एनवायरनमेंट में से नमी या पानी की बूंदें नीचे आई या वो सूख गई, तो क्या होगा वो जो है ख़त्म हो जाएगा, तो वो डिसअपियर हो जाएगा, है ना, गायब हो जाएगा। तो इसीलिए चेस रेनबोज का मतलब क्या होता है, टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स, मतलब जो अवास्तविक लक्ष्य होते हैं उनका पीछा करना। जो बेवजह के जो क्या होते हैं लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वो हम लोग कई बार बना लेते हैं और उनके पीछे दौड़ते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, तो उनको चेस रेनबोज जो है एक तरीके से बोलते हैं। उसके बाद है चिक बाय जोल, जोल क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता सकते हो जोल क्या होता है। तो उसके ऊपर ये पूरा डिपेंडेंट रहता है, ये जो अपना ईडियम है। चिक बाय जोल, चिक बाय जोल मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप चिक से रिलेट कर लो इसको, चिक मतलब अपने जो गाल होते हैं, और गाल से गाल मिलना, मतलब एक दूसरे के आप क्या है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो, आस पास ही हैं ना, वेरी क्लोज टुगेदर। तो मतलब चिक बाय जोल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसपास, बिल्कुल जुड़े हुए, बिल्कुल एक साथ, है ना, उसको चिक बाय जोल बोलते हैं। चू समथिंग ओवर, किसी बात के ऊपर विचार करना। चू मतलब चबाना, समथिंग ओवर मतलब चबाना कुछ, तो कुछ बोलना, ये बोल लो कुछ बोलना। डिस्कस और कंसीडर समथिंग एट लेंथ, मतलब किसी लंबे समय तक किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या करना, डिस्कशन करना, विचार विमर्श करना। ओके, उसके बाद चू द फैट, चू द फैट ग्रॉसिप एंड मेक स्मॉल टॉक, मतलब एक तरीके से गोशिप, ग्रोसिप नहीं गोशिप है, सॉरी गोशिप होता है, वैसे इसका ज़्यादा भी नहीं कहना चाहिए था आपको, गोशिप ही बोल देते, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि गप्पे मारना, फालतू की बातें करना, टाइम पास करना, आप लोग इसको बोल सकते हो। बट इसमें और च्यू समथिंग ओवर में डिफरेंस है, वहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बात करते हो, डिस्कशन करते हो। उसके बाद क्या है, च्यू द सीनरी, सीनरी टू एक्ट ओवरली इमोशनल, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होके किसी भी व्यक्ति ये विशेष के लिए काम करना, या इस तरीके की आप बात बोल सकते हो, च्यू द सीनरी। उसके बाद चिकन फीड, चिकन फीड क्या होता है, उसको कितना खाना होता है, बहुत कम खाना होता है ना, चिकन फीड बहुत कम खाना होता है उसको, है ना, चिकन को कह रहा हूँ मैं, बहुत कम खाना होता है। लेकिन यहाँ पे आप रिलेट करते हो इसको मनी से, पैसे से, वेरी लिटल मनी मतलब बहुत कम पैसे, चिकन फीड मतलब बहुत कम पैसे। उसके बाद चिकन हर्टेड, टिमाइड, कावर्डली यानी कि डरपोक। अब जो
चिकन होता है, जो बच्चा होता है किसका, मुर्गी का बच्चा, आप जिसको चिकन बोलते हो ना, तो वो जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से डरता डरता पीछे जाता है, तो उसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कावर्डली या टिमाइडली से, है ना। इस तरीके का डरपोक जो है वो उसके तरीके का है। चिकन आउट क्या होता है, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड, या फिर विदड्रू। विदड्रू एक अलग चीज़ होती है। विदड्रू का मतलब होता है पीछे पैर रखना, अपने आप को सेट बैक कर लेना। सेटबैक वैसे क्या होता है, धक्का लगना, एक तरीके से आप हैरान रह जाओ कि यार ऐसे भी हो सकता है। और ऐसा सेटबैक क्या होता है, एक नेगेटिव सिचुएशन में आपको एक सेटबैक मिलता है, ठीक है। लेकिन विदड्रू क्या होता है, कुछ करने के लिए आप जो है कुछ पीछे पैर रख लेते हो। लेकिन इस सिचुएशन की अगर बात करोगे, चिकन आउट का अगर आप मीनिंग विदड्रू दे रहे हो, तो नेगेटिवली आप अपने आप को पीछे खींचते हो कि नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, ये काम मैं नहीं कर सकता, तो आप वहाँ पे विदड्रू कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे मीनिंग की बात करोगे, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, कुछ काम करने का निर्णय ना करना, बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड, क्यों, क्योंकि आप डर रहे हो। डर की वजह से आप किसी काम को जो है नहीं करते हो, और आप अपने आप को क्या करते हो, पीछे ले लेते हो, तो उसको चिकन आउट भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ चाइल्ड्स प्ले हो तो बच्चों का खेल है, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इस तरीके की चीज़ बोलते हो। समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, जो ऐसा काम जो बहुत आसान है करने के लिए, चाइल्ड्स प्ले होता है। चिल्ड्रन शुड बी सीन नोट हर्ड, ये बच्चों को सिर्फ देखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए बीच में, ठीक है ना। बच्चों को सिर्फ देखना चाहिए, बोलना जो है नहीं चाहिए या सुनना नहीं चाहिए, इस तरीके का मतलब बच्चों को क्या होना चाहिए, बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, सीधी सीधी बात यह है। चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्स, जब एडल्ट्स हैं, वयस्क लोग हैं, बड़े हैं, वहाँ पे बड़ों की बात चल रही है, जब तक उनका ओपिनियन ना मांगा जाए, बच्चों को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे बैठने को मिल रहा है, तो आप लोग यू कैन एन्जॉय द सिचुएशन, और जो है आप सुन सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, बट आप लोग बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। चिल आउट का मतलब क्या होता है, टू काम डाउन, अपने आप को शांत रखना, एक तरीके से चिल आउट होता है। चिंक्स और चिंक्स इन द आर्मर, वैसे चिंक्स क्या होता है, चिंक्स का मतलब दरार या झरोखा आप लोग बोल सकते हो। आर्मर का मतलब क्या होता है, आर्मर का मतलब होता है कवच, ढाल जिसको बोलते हैं, वो आर्मर होती है, ठीक है। अब देखो, चिंक्स इन इन द आर्मर का मतलब क्या होता है, एक वीकनेस जहाँ पे कोई एडवांटेज लिया जा सकता है, मतलब ढाल के अंदर भी कहीं ना कोई कमजोरी होगी, है ना। जो ढाल होती है, ढाल क्या होती है, युद्ध के समय ढाल यूज़ की जाती थी पहले, तो वो ढाल जो है क्या करती थी, उस सैनिक को या उस योद्धा को बचाती थी अटैक से, बट उसमें भी चिंक्स है, उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, दरार है, झरोखा है ना। या फिर एक और चीज़ को चिंक्स बोलते हैं, वैसे इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं बनेगा। शीशों के आपस में टकराने की आवाज़ को भी चिंक्स बोलते हैं, जब शीशे आपस में टकराते हैं ना और टूट जाते हैं, तो उसको भी चिंक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है इसका, यहाँ पे दरार या झरोखा ही मतलब है, या कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी, मजबूत चीज़ के अंदर भी कोई ना कोई कमज़ोरी जो है मिलती है आपको, तो उसको चिंक्स इन द आर्मर बोलते हैं। काम अप टू बिकम साइलेंट, मुंह बंद कर लेना, चुप होना, काम अप होता है। क्लीन हैंड्स, इनोसेंट, मासूम, एक तरीके से। क्लीन द एयर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, किसी के संदेह, किसी के डाउट्स को दूर कर रहे हो। टू डील ओपनली विद मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टू गेट रिड ऑफ देम। गेट रिड ऑफ मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना, और वो छुटकारा क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से छुटकारा पाना। डील ओपनली मतलब किसी भी चीज़ के बारे में खुल के बात करना, जो भी सामने वाले को प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट एक तरीके से करना, क्लीन द एयर होता है। क्लोक एंड डैगर, क्लोक एंड डैगर क्या होता है, क्लोक एंड डैगर का मतलब ये होता है कि एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीनरी, मतलब एक ऐसी गतिविधि, एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा काम जिसमें क्या होता है, कोई ना कोई गोपनीयता या कोई ना कोई रहस्य उसके अंदर छिपा हुआ होता है। क्लोक एंड डैगर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है, इसका ओरिजिन मैंने यहाँ पे रखा नहीं है, क्योंकि हर किसी का ओरिजिन आप रखोगे तो आप लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे चैप्टर को, है ना। वैसे रखना चाहिए था इसका ओरिजिन, आप लोग भी इसका कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट में से है क्लोक एंड डैगर, तो
अपनी तरफ से मुझे बनाना नहीं आता और ना ही बना सकता, बिकॉज़ क्योंकि ओरिजिन आपको देखना ही पड़ेगा रिसोर्सेज के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ऐसे वैसे आपको देखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, और रिसर्च करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर जो है ईडीएम के ऊपर, है ना, तभी आप जो है उसका दिखा सकते हो, बता सकते हो। आधा अधूरा ज्ञान आपको पता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। क्लोज टू वंस हर्ट, क्लोज टू वंस हर्ट मतलब वही आपका चिक्स हार्टेड वाला, है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे आपका डियर एंड इम्पोर्टेंट टू वन सेल्फ, मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम एक तरीके से होना। क्लोज टू वंस हार्ट, क्लोज द बुक ऑन, स्टॉप वर्किंग ऑन, मतलब किसी भी काम को क्या करना, एक समय पे बंद करना। आप पढ़ रहे हो, बुक को क्लोज कर रहे हो, तो आप उस पढ़ने के काम को क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। तो क्लोज्ड द बुक ऑन मतलब क्या है कि किसी काम को करना बंद करना। क्लोन हूफ, क्लोन हूफ क्या होता है? वैसे क्लोन होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि क्लोन को आप बोल सकते हो एक तरीके से खुर बोलते हैं, खुर, भैंसों की, गायों के, इस तरीके से होते हैं खुर। और क्लोन होता है शैतान, ठीक है। क्लोन क्या होता है? शैतान होता है, सॉरी, क्लोन शैतान हो गया, हूफ होता है खुर, ठीक है ना। तो उस एक ऐसी डेंजरस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम क्लोन हूफ नाम के इडियम का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसका इंटेंशन क्या है, बहुत ज़्यादा बुरा है, जिसका इरादा क्या है, बहुत ज़्यादा बुरा है। द इविल इंटेंशन, बुरी नीयत को दिखाने के लिए हम बताने के लिए, हम डिस्क्राइब करने के लिए उसको हम क्लोन हूफ जो है इडियम का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कुक एंड बुल स्टोरी। अब ये 9 बार रिपीटेड इडियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक तरीके से इडियम है। कुक एंड बुल स्टोरी मतलब एक देखो, मुर्गा है और एक जो है बैल है, उसकी क्या स्टोरी होगी? देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन देम, है ना। उनमें आपको आज तक कोई कहानी भी नहीं सुनी होगी, है ना। तो उनकी कोई कहानी है ही नहीं, आप लोग सुनोगे कैसे? अगर कोई है तो वो बेसिर पैर की मिलेगी, और यही इसका मतलब होता है, मतलब ऊट-पटांग की बातें, बेफिजूल की बातें, है ना। एन इम्प्लाउजिबल स्टोरी दैट यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन या फिर एक्सक्यूज, मतलब एक बेकार बिना सिर पैर की बात आप जो है बात कर रहे हो। और एक्सप्लोजेबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, अकल्पनीय, मतलब एक ऐसी बात करना जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। उस समय पे आप कुक एंड बुल स्टोरी जो है ईडियम उसके लिए यूज़ करते हो। या फिर एब्जॉर्ब्ड स्टोरी, या फिर इम्प्रोबेबल स्टोरी, या फिर वाइडली एक्सेग्रेटेड, या फिर फॉल्सिफाइड स्टोरी, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोला गया है, या फिर बिल्कुल झूठी जो है, आप एक तरीके से इसको कहानी बोल सकते हो। कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या होता है? स्लाइट सेटिस्फेक्शन, झूठी आप जो है तसल्ली एक तरीके से दे रहे हो, झूठी तसल्ली दे रहे हो आप एक तरीके से, कोल्ड कंफर्ट होता है। कॉम थ्रू का मतलब क्या होता है? बारीकी से ध्यान देना किसी भी चीज़ के ऊपर, कॉम थ्रू। टू केयरफुली लुक थ्रू मतलब किसी चीज़ के अंदर, किसी मैटर के अंदर, किसी भी बात के अंदर पूरे अच्छे तरीके से घुस के उस बात की जांच पड़ताल करना, कॉम थ्रू होता है। कम अबाउट होता है टू हैपन, मतलब किसी भी चीज़ का जो होना है वो तो होगा ही, कम अबाउट वो होता है। कम बेल और हाई कम बेल और हाई का हाई वोटर ये होता है नो मैटर व्हाट, या फिर इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल, मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आप जो है एक तरीके से महसूस करते हैं। तो कम हेल और हाई वाटर मतलब क्या है कि आप हेल मतलब क्या होता है? आपका नरक होता है ना। और हाई वाटर मतलब आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशानियों के बीच भी आप अपने आप को रिवाइव रखते हैं, आप अपने आप को जीवित रखते हैं। जीवित इन द सेंस क्या है कि आप अपने काम को कंटिन्यू करने का भरकस प्रयास करते हैं। तो उस सिचुएशन में आपके लिए ये वाला ईडियम तो बनता है। 400th ईडियम आज के लिए लास्ट होगा ये, कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब क्या होगा? टर्न आउट टू बी यूज़फुल, मतलब किसी चीज़ का किसी प्रॉपर काम के लिए कोई यूज़ होना, किसी चीज़ का कुछ यूज़ होना। वैसे तो देखो, अगर वाइडली हम इस चीज़ को सोचें, विस्तृत रूप से अगर इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, तो क्या होगा? हर चीज़ का अपना यूज़ है, बिना यूज़ के तो कोई चीज़ इस दुनिया में आई ही नहीं है, यूज़लेस तो कोई चीज़ है ही नहीं। एक टाइम, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद तो शायद हो सकता है मे बी उसका यूज़ ना हो, बट किसी ने, हर चीज़ का जो भी इस प्रकृति ने जिस चीज़ को पैदा किया है तो उसका यूज़ तो है ही। बट क्या होता है कि कम इन हैंडी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का यूज़फुल होना, किसी चीज़ का उपयोगी एक तरीके से होना। तो आज के लिए इतना ही।
पार्ट नंबर 8 में हम इतने ही करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा 9th होगा, जिसमें हम लोग 401 से लेके 450 नेक्स्ट जो 50 अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे उनको जो है हम करने वाले हैं। और आप अगर अच्छा लगा है तो आप जाहिर सी बात है वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को जो है जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस किए हैं उनको कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोग सजेशंस के लिए आप लोग जो है कमेंट्स कर सकते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता था किसी ईडियम को सर, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने विचार जो है कमेंट्स आपके लिए है, खुला है सेक्शन, आप लोग फ्रीक्वेंटली कमेंट्स जो है कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू।